everyone, myself Mayuri and welcome to my channel Shiksha 99. In my previous video, I gave you a small introduction about accounting. I hope you have watched it. If you didn't, I will give you the link of that video in my description box. Please go and watch it first. Today we will discuss about some basic accounting terms. As we start to learn English or any other language, the very first thing we do that we start from alphabets. Same with the subject accountancy. We can say that accounting terms are like alphabets of accountancy. If you cleared all the terms, it will make accountancy easy for you. So let's start with our today's topic, basic accounting terms. Tell me one thing guys, how many of you like ice cream? मुझे तो बहुत पसंद है. So one day I was sitting idly and I was thinking, what business should I start? Suddenly an idea came into my mind and I thought कि जब आइसक्रीम इतनी पसंद है तो क्यों ना आइसक्रीम का ही बिजनेस किया जाए. So I started. और वैसे भी आइसक्रीम का तो नाम सुनते ही एनर्जी डबल हो जाती है. So there is a small place in outer area of my house. There I started a little shop and named Ice Cream Corner. Now what is Ice Cream Corner? Can you compare Ice Cream Corner with Mayuri? No, because both are different. Ice Cream Corner can't be Mayuri and Mayuri can't be Ice Cream Corner. So what we called it? In accounting, we called it entity. An entity is an organization founded by one or more person that has definite individual existence. जिसका existence मयूरी के existence से बिल्कुल different है. This is entity. And now जब मुझे business start करना है तो first thing I need some money. So I took an overview and I thought कि I have rupees 1 lakh in my pocket. So I keep it safe for my business. वो 1 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए अलग उठा के रख दिया. This is called capital. The amount invested by the owner in the business is called capital. अब पैसे तो आ गए. अब नेक्स्ट स्टेप आइसक्रीम बनाने का सामान खरीदना है. तो मैंने क्या किया, मैंने उन 1 लाख रुपीस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 60,000 तो मैंने सामान खरीदने के लिए रखा एंड 40,000 मैंने सेव करके रखा फॉर माई फ्यूचर एक्सपेंसेस. उस 60,000 में से मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए जो जो सामान मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने खरीदा. सपोज कि मैंने मिल्क पाउडर, फ्लेवर्ड एसेंस, चॉकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब मैंने खरीदा. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड परचेज. The goods bought for resale. Remember, for resale. The goods bought for resale is called purchase. क्योंकि ये सारा सामान मैंने आइसक्रीम बना के आगे बेचने के लिए खरीदा है. It is for resale. So that is why it is called purchase. अब आगे क्या सिर्फ इन्हीं सामान से आइसक्रीम का बिजनेस चल जाएगा? सामान तो खरीद लिया लेकिन इसके अलावा भी तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए. जब मुझे शॉप खोलनी है तो शॉप के लिए फर्नीचर भी चाहिए, काउंटर्स भी चाहिए और ऑफ कोर्स आइसक्रीम बनाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग मुझे फ्रीजर्स भी चाहिए. अब पैसे तो है नहीं, अब क्या करें? तो मैंने सोचा कि चलो बैंक चलते हैं, बैंक से लोन लेते हैं. सो आई वेंट और मैंने बैंक से थोड़ा लोन लिया. अब बैंक से लोन लिया है तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा, बैंक वाले छोड़ेंगे थोड़ी ना. दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी, क्योंकि वो मुझे इन फ्यूचर पे करनी है.
Liabilities are the obligations that an enterprise has to pay in the future. फ्यूचर में वो मुझे पे करनी ही करनी है. आई विल पे नॉट नाउ बट इन फ्यूचर. दीज आर माई लाइबिलिटीज. अब बैंक से लोन भी आ गया. जो जो सामान मुझे खरीदना था वो मैंने सपोज खरीद लिया. मैंने फ्रीजर खरीद लिया, एक शॉप के लिए थोड़ा सा फर्नीचर खरीद लिया, और मैंने कुछ काउंटर्स खरीद लिया, और ऑफ कोर्स आइसक्रीम बनाने के लिए डिफरेंट शेप्स के मैंने मोल्ड्स भी खरीदे. अब खरीदा तो मैंने, पीछे आइसक्रीम बनाने का सामान भी था जिसमें मैंने मिल्क और चॉकलेट वगैरह वो सब खरीदा था, तो वो तो मेरा परचेज था. क्या ये भी परचेज है? नहीं, दिस विल नॉट इंक्लूड इन परचेज, बिकॉज वो सब सामान मैंने आगे रीसेल करने के लिए खरीदा था, इसीलिए वो परचेज में इंक्लूड हुआ था. बट दिस टाइम ये सब सामान मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस की डेली एक्टिविटीज में यूज करने के लिए, उसे बिजनेस को अपना चलाने के लिए खरीदा है. सो दीज आर माई एसेट्स. एसेट्स आर द आइटम्स यूज्ड बाय बिजनेस in its operations. Remember one thing, it is not for resale. These are our assets. अब सडनली क्या हुआ, एक समस्या आ गई. मेरे पास तो 1 लाख रुपए था जो कि मैंने अपने पूरा का पूरा बिजनेस में लगा दिया. अब मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस का क्या होगा? भाई मुझे अपने घर का रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, तो उन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब मैंने क्या किया कि जो 40,000 मैंने कैपिटल में से अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए सेव करके रखे थे, उन 40,000 में से सपोज 5,000 रुपीज मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाल लिए. दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस. विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज is called drawings. अब क्या हुआ, चलो सारा सामान भी आ गया, सारी एसेट्स भी परचेज हो गई, धीरे धीरे काम होना भी स्टार्ट हुआ, और आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई. अब क्या होगा? नाउ व्हाट? इट इज रेडी टू ईट? नो, इट इज रेडी टू सेल. हमें बिजनेस करना है. अब धीरे धीरे क्या हुआ, कस्टमर आना स्टार्ट हुआ. हमने अपनी आइसक्रीम को बेचना स्टार्ट किया. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल. द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स. अपने कस्टमर्स को जितना सामान मैंने दिया उसके बदले में मुझे जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई, उसका टोटल इज कॉल्ड सेल. अब धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा, थोड़ी थोड़ी डे बाय डे सेल होने लगी. ऐसे करते करते 1 मंथ निकल गया. नाउ आई वांट टू चेक कि बिजनेस सही भी जा रहा है या नहीं, या मैंने कितनी आइसक्रीम बनाई थी, कितनी बिकी, सारी बिक भी रही हैं या खराब हो रही हैं. तो आई चेक. सपोज कि मैंने पूरे मंथ में 1000 आइसक्रीम्स बनाई, जिसमें से 800 सेल हुई. So what about 200? These 200 ice creams is my stock. I will use these ice creams in next month. This is called stock. The amount of goods which is lying unsold. Remember, unsold. The amount of goods which is lying unsold at the end of the accounting period is called stock. अब स्टॉक तक तो ठीक है, क्योंकि वो 200 आइसक्रीम्स तो मेरे नेक्स्ट मंथ यूज हो जाएंगी. लेकिन ये भी तो चेक करना है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हैं या नहीं, हमें कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं, या एम आई 1 महीने से टाइम पास कर रहे हैं. सो आई कैलकुलेटेड माई प्रॉफिट एंड लॉस. व्हेन आई चेक्ड कि जो 800 आइसक्रीम्स मैंने सेल की थी, सपोज कि उनसे जो मेरा रेवेन्यू, जो मेरी टोटल सेल हुई, वो 80,000 की हुई, और उन 800 आइसक्रीम्स को बनाने में जितना मटेरियल मैंने लगाया, वो उसकी कॉस्ट
मेरी अराउंड 50,000 बैठी. So what is the difference? The revenue and cost. Difference between revenue and cost is called profit or loss. It depends which is greater. If revenue is greater than cost, it is called profit. The excess of revenue over its cost is called profit. सेम वाइसा वर्सा सिचुएशन भी तो हो सकती है. हो सकता है कि मेरी कॉस्ट तो बैठ रही हो 80,000 और मुझे सेल रेवेन्यू मेरा सिर्फ 50,000 का हुआ है. तो अब इस कंडीशन में कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो अब यहाँ पे मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है. द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स रेवेन्यू is called loss. Now the most two important terms in which everybody get confused. What is debtors and creditors? जब हम बिजनेस चला रहे हैं, अपनी शॉप लेकर बैठे हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे आते हैं ना कि आइसक्रीम खाई और कह के चले गए कि भैया पैसे शाम को देंगे या पैसे हम बाद में दे देंगे. They all are my debtors. क्योंकि दे विल पे बट नॉट नाउ, इन फ्यूचर. जिन्होंने मुझसे उधार ले रखा है और वो इन फ्यूचर आकर मुझे पेमेंट करेंगे. दीज आर माई डेटर्स. अ पर्सन हु ओज मनी इज माई डेटर. सेम वाइसा वर्सा सिचुएशन हो सकता है. जब मैं बिजनेस चला रही हूँ तो कभी ना कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी हो, मैंने किसी से उधार लिया हो. मैंने बैंक लोन तो लिया ही था, तो वो मेरी लायबिलिटी तो थी, लेकिन मैं बैंक के लिए क्रेडिटर भी बन गई. क्यों? क्योंकि इस बार मैं बैंक को पे करूंगी और मैंने बैंक से उधार ले रखा है. अ पर्सन फ्रॉम whom we borrowed money is called creditors. I will pay but not now, in future. तो जो मुझे पेमेंट करेगा वो डेटर्स और जिसको मैं पेमेंट करूंगी वो क्रेडिटर्स. So guys, these are some basic accounting terms. I hope you all cleared about it and you enjoyed it. अब आइसक्रीम का नाम सुन के बाजार में आइसक्रीम खाने मत पहुंच जाना सारे के सारे. Situations are not good outside, so stay home and stay healthy. Thank you.